हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आज इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखा था और उसका फॉर्मूला देखा था। इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में और फैक्टर्स जानेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, प्लस रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो हमारा जो पहला फैक्टर होता है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करता है? कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। मतलब अगर मान लीजिए हमारा एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का लेंथ है L, तो इस लेंथ को जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि अगर लेंथ हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस उस मटेरियल की या उस कंडक्टर की इंक्रीज करेगी। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद है सेकंड कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी मटेरियल का, सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन the area of cross section of conductor। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये इस एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का। कैसे डिपेंड करता है? तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब 1/a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए, अगर कोई भी हमारा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर का अगर लेंथ है और जो इसका एरिया है, इसकी लेंथ और एरिया को जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। और अगर इसी वायर को हम एक्सपेंड करें, खींच कर इसको अगर एक्सपेंड करें, इसका लेंथ अगर इंक्रीज कर देंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगा तो एरिया उसका और कम हो जाएगा और थिन हो जाएगा ये वायर, तो एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कि इंक्रीज कर जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन एक साथ हमारे यहाँ पर वैलिड हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पर लेकिन वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। अगर हम लेंथ एक्सपेंड भी कर दें किसी भी कंडक्टर का, वायर का अगर लेंथ हम खींच के एक्सपेंड कर दें, उसके बाद भी जो हम उसके लेंथ को और अगर एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम उसका सेम आएगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, चाहे लेंथ छोटा रखने पे और उसका एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देने पे तब जो वॉल्यूम आएगा, प्लस जब लेंथ हम एक्सपेंड कर देंगे और उसके एरिया से उसके बाद उसके लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा एरिया जो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किसी भी कंडक्टर के। थर्ड प्रॉपर्टी जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस वो है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है? जो कंडक्टिंग वायर है जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, वो कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, इस बात पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो ये मटेरियल टू मटेरियल भी डिपेंड करता है कि जो हमारा कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसा मटेरियल होगा उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा
कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के। ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो अगर हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो होता है रो, इसको रो कहा जाता है, रो L बाई ए। ये इस तरीके से जो साइन डिनोट करते हैं इसको रो कहा जाता है। ओके, प्रोनाउंसिएशन इसका रो होता है। अब ये रो है क्या? रो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या हो, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ओके, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की इस बात पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है, हमारे सराउंडिंग का, जिस सराउंडिंग में उस कंडक्टर को रखे हैं हम, प्लस वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। इन दो चीज़ों पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें, यहाँ पर रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करें रो, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, it is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये रेजिस्टेंस ये किसी भी कंडक्टर का, जिस कंडक्टर का यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। मतलब ए लेंथ भी 1 मीटर हो जाए और एरिया भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो रो के बराबर हो जाएगा। तो वही हमारी रेजिस्टिविटी हो जाएगी उस मटेरियल की। जब लेंथ 1 मीटर हो जाता है और एरिया ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, उस टाइम पे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी होती है उस मटेरियल की। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी की SI यूनिट देखें, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये हमारा आता है ओम मीटर। ओम मीटर या ऐसे डिनोट करें चाहे, या फिर इस तरीके से, ये हमारा यूनिट होता है SI यूनिट रेजिस्टिविटी का। ओके, अब रो जो है या रेजिस्टिविटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, nature of material of conductor, and second and temperature। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस सब्सटेंस को मिलाकर वो मटेरियल बना है हमारा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो फॉर्मूले से आपको लगेगा कि रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस या लेंथ या एरिया पे डिपेंड कर रही है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर कोई हम एक मटेरियल ले लिए, उसका कुछ अपना नेचर होगा क्योंकि जिस भी मेटल से वो बना हुआ है, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टिविटी उस जो एलिमेंट होगा उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी करेगी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की वेरी करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंसुलेटर होता है, अगर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखें, अच्छा रेजिस्टिविटी है क्या? हमारा रेजिस्टेंस ही है। तो अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन सा मटेरियल नहीं करता है? जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इसका मतलब इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, मतलब रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखें, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी अगर देखी जाए तो ये आती है हमारी
10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर, लगभग इतने के अप्रॉक्स इसकी रेजिस्टिविटी आती है। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टिविटी देखें कंडक्टर की, तो कंडक्टर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती होगी। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी ये होती है 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, मतलब बहुत कम। -8 और माइनस से मतलब वैल्यू बहुत कम होगी इसकी। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। ओके, इसमें एक और हमारा आता है एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय जो होता है वो दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है, मतलब दो मेटल्स को हीट करके एक दूसरे में मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। ये एलॉय जो होता है ये बहुत सारे हीटिंग डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू किसी भी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। मतलब वो एलॉय जिस मेटल का बना हुआ है उस मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो एलॉय हैव हायर resistivity than their constituent metal। जिन मेटल से वो एलॉय बना है उसके कंपैरिजन में उस एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और इट डज नॉट ऑक्सीडाइज easily at higher temperature। ये बहुत आराम से या easily ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है हायर टेम्परेचर पे, इसीलिए एलॉय का यूज़ करके हम कोई भी हीटिंग डिवाइस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका यूज़ करके हीटर बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक आयरन बनाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन या हीटर जो भी हमारा हीटिंग डिवाइस है, जो कोई भी चीज़ गर्म करने का काम करता है, वो सब हमारा बनता है एलॉय से। एलॉय क्या करता है, मतलब इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करेगा, और सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा तो वो डिवाइस उस टाइम पे हीट अप होने लगेगा, और हीट होने की वजह से वही हीट एज अ हीट हम उसको यूज़ करेंगे अपने काम के लिए। तो इसीलिए उसको कोई भी हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन या फिर हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं। एलॉय हमारा ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब इसमें एक और है टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन यूज़ होता है हमारा फिलामेंट बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब में जो फिलामेंट लगता है, जैसे अगर मान लीजिए ये बल्ब है आपका, इसमें जो ये छोटा सा वायर होता है अंदर, ये जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक तरीके का एलॉय है, मिक्सचर है दो मेटल का, वही यूज़ होता है हमारा फिलामेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है टंगस्टन की। या फिर नॉर्मल एलॉय की बात की जाए तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं कोई भी हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए। जब ये हीट होगा तो इसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होने की वजह से ये रेडिएशन इमिट करेगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसीलिए हम इसको एज अ हीटिंग डिवाइस या फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।